गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 22 मई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कल का हमारा कि विश्व हाइपरटेंशन डे का सब्जेक्ट है अपने रक्तचाप को नियंत्रित करें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहे। तो ये कब मनाया गया है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे? ये मनाया गया है 17 मई को। फिर हमारा कि उस देश का नाम बताइए जिसने आई फील यू विकसित किया है, जो कि एक बुद्धिमान ब्रेसलेट है जो उपयोगकर्ताओं को सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करेगी। तो ये है इटली ने इसको विकसित किया है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि गुजरात सरकार ने किस शहर में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है? तो गुजरात ने अहमदाबाद में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे कोविड-19 की वजह से स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। अगला हमारा कि उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने अपनी तरह का पहला चरण पादुका अभियान शुरू करके जो प्रवासी मजदूर हैं रास्ते से गुजर रहे हैं उनको जूते या चप्पल प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया है। तो ये किसने किया है? ये किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। फिर हमारा कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है? पीएम ई विद्या अभियान। अगला क्वेश्चन हमारा जम्मू कश्मीर से है कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल लॉ आया है। इसके अनुसार कम से कम कितने साल रहा हुआ व्यक्ति और 10वीं और 12वीं की पास कर चुका हुआ परीक्षा वहाँ का निवासी कहलाएगा। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को कम से कम 15 साल तक जम्मू कश्मीर में रहना होगा। फिर हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा गैर परिवर्तनीय डिबेंचर क्या है? तो जिन डिबेंचरों को शेयरों या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य के एक गांव क्विनिन नोंगला देव के स्थानीय लोगों ने कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए क्विनिन का पता लगाया है? तो मेघालय में। अगला है हमारा कि नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के किस हिस्से को शामिल दिखाया है? तो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये 3 हिस्से हैं जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है। फिर हमारा कि भारत ने स्वदेश में सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर कितने हॉर्स पावर का था? 12,000 हॉर्स पावर का इंजन था। इसको बनाने वाले देशों के क्लब में किस नंबर पे है? तो 6वें नंबर पे आ चुका है भारत। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे। तो अभी तक आपको स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग दी जाती थी कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बताइए कि कौन सा शहर या फिर कौन सा सबसे स्वच्छ राजधानी है, कौन सा सबसे स्वच्छ शहर है। लेकिन अभी यहाँ आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2019-20 के अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग शुरू किया है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि इन शहरों में ये जो रैंकिंग है इसमें 6 शहरों को 5 स्टार दिया गया है। ठीक है, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है। अब कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन से होंगे जिनको 5 स्टार दिया गया है? तो 5 स्टार शहर में पहला है अंबिकापुर, उसके बाद है राजकोट, फिर है सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। तो इन 6 शहरों को दिया गया है 5 स्टार रेटिंग। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो स्टार रेटिंग संबंधी नियमों को समग्र रूप से तैयार किया गया है जिसमें नालियों, जल निकायों की सफाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट इत्यादि जैसे घटक शामिल होंगे। और इनका लक्ष्य क्या है इस तरह की रेटिंग प्रदान करने का? कि सभी शहरों को अपशिष्ट मुक्त बनाना है ताकि किसी भी सार्वजनिक, वाणिज्यिक या आवासीय स्थान पर कूड़े के डिब्बे या हस्तांतरण स्टेशनों को छोड़कर किसी भी प्रकार का कूड़ा ना मिलने पाए। तो अपने आप में काफ़ी अच्छी योजना है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका लक्ष्य है कि अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करना और सभी प्रकार के अपशिष्ट को उपचारित करना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पिनंगा अंडमानेंसिस से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। अब इसके नाम से, नाम क्या है? पिनंगा अंडमानेंसिस। तो अंडमानेंसिस से समझ में आ गया कि इसका संबंध किससे है? अंडमान निकोबार से है। लेकिन कैसे
इसलिए क्योंकि यह दक्षिणी अंडमान द्वीप के दुर्लभ ताड़ की प्रजाति है, पिनंगा अंडमानेंसिस। ठीक। अच्छा, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है अंडमान की कैपिटल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमारा सुदूरस्थ बिंदु है वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। ठीक। अब दूसरा हमारा कि चर्चा में क्यों आया। ठीक है, ये प्रजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, तो ये चर्चा में क्यों आया कि हमें अभी पढ़ना है? अभी इसलिए पढ़ना है क्योंकि यह लुप्त प्राय प्रजाति है और इसे हाल ही में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से पलोदे केरल में उगाया जाएगा, क्योंकि ये प्रजाति लुप्त हो रही है और इसको बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है, इसलिए ये चर्चा में आया। ठीक, तो दोनों हमारा सही हो गया। अब देख लेते हैं इसके बारे में। दक्षिण अंडमान, पहली बात तो ये जो विलुप्त प्रजाति के रूप में दर्ज, जैसे पिनंगा अंडमानेंसिस एक समय विलुप्त प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया था, यह किससे संबंधित है? एरेका ताड़ से संबंधित है। दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क के एक छोटे क्षेत्र में 600 पौधे पाए जाते हैं। भारतीय मुख्य भूमि पर अंडमान द्वीप के दुर्लभ ताड़ के जर्म प्लाज्म का संरक्षण किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय यदि अंडमान निकोबार द्वीप से यह नष्ट हो जाता है तो इसका निरंतर अस्तित्व बना रहे। ठीक है, इस वजह से इसको केरल में उगाया जा रहा है। सर्वप्रथम वर्ष 1934 में इतालवी वनस्पति शास्त्री ओडोराडो बेस्करी द्वारा इसे वर्णित किया गया था और 1992 में इसे विलुप्त मान लिया गया था। ठीक। ताड़ के पेड़ का नाम पिनंगा क्यों है? यह नाम पिनोंग से लिया गया है, जो मलेशिया का एक राज्य है। पिनोंग का मूल होता है पुलाऊ पिनोंग में है। ठीक, जिसका अर्थ है एरेका नट पाम का द्वीप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला हमारा कि 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? एक तो वजह ये है कि इसका उद्देश्य है लोगों को आतंकवाद के प्रति जागरूक करना, और रीज़न है मनाए जाने का कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक महिला ने वहाँ पे जाती है और उनको माला पहनाती, उसी समय ब्लास्ट होता है और बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट डेज दिए हुए हैं, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1 तारीख को श्रमिक दिवस, 2 तारीख को ट्यूना डे, 3 तारीख को प्रेस फ्रीडम, 5 तारीख को अस्थमा दिवस, मिडवाइफ डे और हाथ स्वच्छता दिवस है। ठीक, उसके बाद 7 तारीख को है सीमा सड़क संगठन दिवस, 8 तारीख को रेड क्रॉस और थैलीसीमिया दिवस है, 12 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, 17 को हाइपरटेंशन और दूर संचार दिवस है, 18 को संग्रहालय दिवस है, 21 को आतंकवाद विरोधी दिवस है और 22 को विश्व जैव विविधता दिवस है, 27 को जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र और राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है अम्मान में, इसका मुख्यालय स्थित है। 19 मई 2020 को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता राशि प्रदान किया। इस सहायता राशि का उपयोग शरणार्थियों के शिक्षा, स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों में किया जाएगा। 2019 में भारत ने अपना वार्षिक योगदान कितना था इसका? $1.25 मिलियन से बढ़ा करके $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया था, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद 2020 में भारत ने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त योगदान दिया। ठीक, और इसकी वजह से भारतीय को यहाँ पे सलाहकार आयोग में सदस्य बना दिया गया है। किसके? संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इस्तीफा देने वाले थॉमस थॉबेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये लेसोथो के हैं। ठीक है, और लेसोथो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये साउथ अफ्रीकन एक कंट्री है, जैसे मलावी हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सब साउथ अफ्रीकन कंट्री हैं। और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका के मलावी में मलेरिया की पहली वैक्सीन RTS को लॉन्च किया गया था। ठीक, याद रखिएगा।
नेल्सन मंडेला भी कहाँ के थे, अफ्रीका के थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो दक्षिणी अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थॉबेन ने ऑफिशियली अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनकी गठबंधन सरकार गिरने के बाद 80 वर्षीय प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया। ऑल बसेथो कन्वेंशन पार्टी के नेता थे, कौन, यहाँ पे थॉमस थॉबेन। ठीक है, उन पर पद से हटने के लिए दबाव डाला जा रहा था क्योंकि उन्हें और उनकी वर्तमान पत्नी के एक हत्या के मामले में शामिल होने का संदेह पाया गया। और अब थाबिन की जगह कौन लेंगे, वित्त मंत्री मोसेस्टी मजोरो। अब इस पूरे क्वेश्चन में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेसेथो याद रखिएगा कि यह एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। ठीक, तो अभी क्या है कि जिन लोगों ने ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और अपना रेटिंग और रिव्यू देना नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में, और यहीं से हमें शहद की प्राप्ति होती है। और इस बार के लिए इसका थीम क्या रखा गया है, मधुमक्खियों को बचाओ। ठीक, इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य है मधुमक्खी और अन्य परागकणों जैसे तितली, चमगादड़ और हमिंग बर्ड आदि के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले एंटोन जनसा के जन्मदिन, जिनका जन्म कब हुआ था, 20 मई 1734 को, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस संस्था के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध तो 1939 में शुरू होता है और 1945 में खत्म होता है। उसी तरह अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1914 में स्टार्ट होता है और 1918 में खत्म होता है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ाया भी गया, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखिए बहुत से ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस लॉकडाउन में, बहुत से ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं, जैसे बहुत से जो भी गेम्स थे, मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले सारे गेम्स पढ़ाया कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ, सारे गेम पोस्टपोन हो चुके हैं। इवन यहाँ पे जो हमारा ग्रैंड स्लैम होता है वो भी, और ज़्यादातर में मैंने आपको यही उदाहरण दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ऐसा टाइम था जब इतने बड़े लेवल पे पूरा विश्व प्रभावित हुआ था कि उस टाइम क्या हुआ था, गेम को पोस्टपोन किया गया था और वायुमंडल में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले थे। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। ये बात किसने बताया है, तो CICERO ने बताया है। ठीक, अब देख लेते हैं इसके बारे में, तो इसका नाम क्या है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, नॉर्वे द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार। अच्छा, इसके पहले ये बात तो ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पिछले 40 सालों में, यहाँ तो वैश्विक लेवल की बात हो रही है, लेकिन भारत में पिछले जो लॉकडाउन के कारण पिछले 40 सालों में कार्बन उत्सर्जन में कमी देखी गई थी। ये किसने बताया था, ये कार्बन ब्रीफ नाम की एक वेबसाइट ने पोस्ट किया था। ठीक, तो और यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। रीज़न क्या है, आप सभी को पता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली बंद है, इसके साथ साथ गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता था। ठीक है, नदियाँ भी जो पल्यूट थी वो भी धीरे धीरे सही हो रही हैं, उनको भी हील होने का मौका मिल रहा है। ठीक, चलिए अब ये जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वर्ष 2020 में 4.2 से लेकर के 7.5% तक की कमी होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा मांग में भी कमी हुई, जिसमें तेल की कीमतों में औसतन 9 या इससे अधिक की कमी, कोयले की मांग में 8% तक की कमी हो सकती है, क्योंकि बिजली की मांग में लगभग 5% की कमी देखी जा सकती है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 की पहली तिमाही में कार्बन गहन ईंधन की मांग में बड़ी गिरावट हुई थी। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कार्बन उत्सर्जन में 5% की कमी दर्ज की गई और यह वीकली 25% की रेट से गिर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है कि सबसे अधिक गिरावट कहाँ पे हुई है, तो चीन और यूरोप में 8% की गिरावट, जबकि अमेरिका में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुसेना ने स्वदेशीकरण को अपनाते हुए 800 करोड़ की किस परियोजना को टाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान आया जिसमें कहा गया कि आप जितना से ज़्यादा हो सके स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करें, ठीक है, स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाएं। तो यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने इस योजना का समर्थन करते हुए ब्रिटेन से 20 अतिरिक्त हॉक जो कि एक ट्रेनर विमान था, इसको खरीदने का जो प्लान था उसको पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया। इसके अलावा 38 पिलाट्स बेसिक ट्रेनर विमान और यूएसए के इंजनों के साथ 30 जैगुआर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने की योजना है। ये दोनों योजनाएं मिला दिया जाए तो 8,000 करोड़ की थी, इन दोनों को वायुसेना ने टाल दिया है। किसने? तो वायुसेना के प्रमुख हैं RKS भदौरिया। इन्होंने कहा कि ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं ये स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा नीलम संजीव रेड्डी। सभी इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, क्यों? क्योंकि इनको जानने का रीज़न ये है कि निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति ये थे और भारत के 6वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1977 को इनको निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो 19 मई को इनका जन्मदिवस है और इनको हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि अर्पित किया, इस वजह से ये चर्चा में आए हैं। इससे पहले 26 मार्च 1977 को ये सर्वसम्मति से लोकसभा के स्पीकर चुने गए। तो यहाँ पे इनके बारे में दिए गए सभी कथन कंप्लीटली सही हैं। ठीक, इनका जन्म हुआ था 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। अच्छा, आपको मैंने पढ़ाया था कि आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनेंगी। ठीक, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो तीनों राजधानियां कौन कौन सी हैं और उनका क्या क्या कार्य है। जैसे आर्थिक होता है, प्रशासनिक होता है, ठीक है, तो इस तरह से आपको डिस्क्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक बार आप उसको सर्च कर जरूर कर लिया जाए, क्या करिए, क्योंकि ये अब स्टैटिक का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक, करंट का होता तो एक बार के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बन रही है, ये अब स्टैटिक का क्वेश्चन बन चुका है, इसी वजह से आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, चलिए अगला है हमारा कि हाल ही में किस संस्था ने सड़कों पर कीटनाशक के छिड़काव को हानिकारक बताया। अब आपको पता है कि जब से कोरोना फैला है, कोविड-19 फैला है, तब से क्या हो रहा है कि सड़कों पर कीटनाशक के छिड़काव किए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं। लोगों को लग रहा है कि कीटनाशक का छिड़काव करके बेनिफिट है, और इसकी पुष्टि किसने किया? इसकी पुष्टि किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसने कहा कि जो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इसे साफ हो तो आप क्या करें, कपड़े से जैसे पोछा लगाया जाता है ना, ठीक है, उससे करें। लेकिन यहाँ पे WHO के अनुसार कोविड-19 या किसी अन्य वायरस के कीटाणुओं को मारने के लिए बाहरी स्थान पर, सड़कों और बाजारों में कीटनाशक के छिड़काव की कोई सिफारिश नहीं की गई थी, क्योंकि गंदगी या मलबे से या छिड़काव या कीटनाशक निष्क्रिय हो जाता है। अगर ऐसा फिर भी किया जा रहा है तो उस व्यक्ति के शारीरिक अथवा मानसिक रूप से हानिकारक हो सकता है। WHO के मुताबिक यदि सतह पर कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाना है तो या कीटाणुनाशक में भिगोए हुए किसी कपड़े या पोछे के साथ किया जाना चाहिए, ठीक, जिससे कि एक्चुअली में इफेक्ट पड़े। तो ये था हमारा। अब WHO से रिलेटेड हाल ही में 2-3 क्वेश्चन चर्चा में आए थे, या फिर कोरोना से, जैसे कि चीन की एक साहित्यकार है फॉन्ग फंग, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ये भारत में रिलीज हुई है, जिसमें 60 दिनों के लॉकडाउन की पूरी दास्ता है। इसके अलावा WHO की 73वीं 2 दिवसीय विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक जेनेवा में हुई 18 और 19 मई को। एंड इसके साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया 22 मई, मतलब आज के दिन ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? आई होप कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे एप्लीकेशन में आकर के आप सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो 11th-12th में होंगे, तो वो लोग भी आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसमें साइंस की क्लासेस बहुत ही अच्छी चल रही हैं, आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।